संविधान दिवस मनाने की घोषणा की और अब तब से लेकर के आज तक 26 नवंबर 1949 को यह संविधान दिवस मनाया जाता है। परंतु जब संविधान लागू हो गया उसमें क्या क्या चीजें थी, अभी ऐसे संविधान जरूरी है, उसके बारे में मैं 2-3 मिनट के लिए आपको बताना चाहता हूँ। संपूर्ण संविधान में जितनी भी चीजें हैं, जितना भी चीज है हमारे संविधान में, ये संविधान बहुत विस्तृत है, आपको पता है। कितने अनुच्छेद हैं इसमें? 395 अनुच्छेद है। तो संशोधित करके लोग बताते हैं बढ़ते चले गए, पर फिगर और नंबर 395 ही है। हालांकि उसमें कई सारी चीजें बनी है, लेकिन वो एक ही सीधी करके बढ़ती 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का ये हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था, जो संशोधित होते हुए आज के दिन में 12 अनुसूचियों का हो गया। भूमि सुधार संबंधित जितने कानून बने थे वो 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए। हमारे यहाँ दल बदल की प्रवृत्ति नेतृत्व में ज्यादा दिखाई दी, नेताओं ने एक पार्टी से दूसरी पार्टियों में जाना, उसके लिए जो दल बदल के खिलाफ कानून बनाए गए थे वो जो 10वीं अनुसूची में जाना गया। पंचायतों को 2 तरह के स्थानीय निकाय है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का। ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निकाय के लिए जो भी 29 बिंदु थे वो सभी 11वीं अनुसूची में डाले गए, और शहरी निकाय के लिए यानी शहरों में जो स्थानीय निकाय की प्रक्रिया है उसमें जो लोग काम करते हैं 18 बिंदुओं का, वो हमारे 12वीं अनुसूची में डाला गया। तो वर्तमान समय में जो हमारा संविधान है वह सभी का सभी जितना भी हमारा है वह 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियों में विभक्त है, जिसके आधार पर हमारे ऊपर शासन किया जाता है। परंतु उसका जो सार रूप है वो हमारे उद्देशिका प्रस्तावना या अंग्रेजी में प्रियम्बल कहेंगे वहीं पर है। अगर हम उसको समझ लेते हैं तो संविधान की चाबी है, की है, जहाँ के माध्यम से पूरे संविधान की प्रक्रिया को, उसमें वर्णित प्रावधानों को, उसमें दिए गए उपबंधों को और उसमें आने वाले जितने भी प्रकार के प्रैक्टिकल्स में दिक्कतें आती हैं उसको हम समझ सकते हैं। तो हमारी जो उद्देशिका है साफ साफ कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इतनी पहली लाइन, गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को यानी जितने भी हम लोग हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी ऊपर वाला न्याय है, बाद वाला स्वतंत्रता है, समानता की बात है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब भाईचारा द्वारा की गई है, बंधुता को बढ़ाने के लिए इस संविधान सभा में एकत्रित होकर दृढ़ संकल्प से 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च से शुक्ला सप्तमी संवत 2010 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी इस चीज के साथ को समझिए तो मैं एक लाइन में बताता हूँ। हम भारत के लोग का तात्पर्य है, अंग्रेजी में उसको किया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग मतलब इस संविधान को बनाने के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता सारे भारतवर्ष के लोगों ने जाति धर्म निवास स्थान भाषा रंग रूप कल्चर इन सबसे परे उठकर, इन सबसे अलग हट करके इस सारे लोगों ने मिलकर के इस संविधान को बनाया, सारे लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की है, इसलिए इस संविधान को भी सारे लोग मिल करके बना रहे हैं। इसलिए दिया है पहली लाइन, हम भारत के लोग क्या करेंगे, हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे। सबसे पहले क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी जो संप्रभुता हमारी आजादी छीन करके ब्रिटेन के पास चली गई है वो लड़ करके हम ला गए हैं, इसलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द जो पहले नहीं था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, यानी जो आज के बाद शासन व्यवस्था चलेगी वह शासन व्यवस्था लोकतंत्र के आधार पर चलेगी, यानी कि जनता ही इस संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर सरकारों को चुनेगी। लोकतंत्रात्मक के बाद गणराज्य शब्द मैं आपको बताया करता हूँ कि बार बार क्या है, अगर किसी देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ है तो वह राज्य गणराज्य होता है और उसको गणतंत्र घोषित किया जाता है। तो गणराज्य बनाया गया क्यों? क्योंकि जनता अपने सर्वोच्च शासक को अपने प्रतिनिधि बना करके वहां भेजती है और जनता ही मालिक है ऊपर से लेकर के नीचे तक जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सब लोग। न्याय के रूप में सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, बोलने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब इसको जब हम आगे लेकर के बढ़ते हैं तो
कौन से राइट दिए जाएंगे। आपको पता है भारतीय संविधान जब हमारा निर्मित हुआ भाग 3 में 12 से 35 के बीच में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार दिए गए। 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके सिर्फ लीगल राइट 300A में डाल करके बना दिया। अब हमारे पास अभी भी फिर 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 के बीच में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में, धार्मिक वर्ग के अल्पसंख्यक और भाषाई अधिकारों की रक्षा के लिए 29, 31 संपत्ति का अधिकार खत्म किया गया और 32वें जो अधिकार वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर ऊपर दिए गए सारे अधिकारों को कोई व्यक्ति संस्था कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं होती है तो 5 प्रकार के रीट याचिकाएं आप दायर कर सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। ये 5 प्रकार की रीट याचिकाएं ही आपको रेमेडीज देती है, यानी आपको अपने पक्ष में अधिकारों को प्राप्त करने की। पहला उसका नाम है परमादेश, अधिकार भिक्षा, आप जानते हैं इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, इस तरीके के हमारे पास 5 प्रकार के याचिकाएं दायर करके आप अपने पक्ष में सिर्फ अधिकार ही नहीं दिए गए, हमारे संविधान में कर्तव्यों को भी एक रूपरेखा दी गई है, क्योंकि सिर्फ अधिकारों से कुछ नहीं होता। पढ़ने के लिए अधिकार दिया गया, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं तो फिर उस कर्तव्य को नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाई वाला अधिकार पूरी नहीं हो सकता। तो मौलिक कर्तव्यों की भी चर्चा की गई। हालांकि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं थी, परंतु 16वीं समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यानी हमारे और आपको सबको दिए गए। बाद में बच्चों को पढ़ाने के लिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी दे दिया गया है कि माता पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उचित शिक्षा दें। यानी आपकी ड्यूटीज है आगे चल करके जिस प्रकार आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आपके गार्जियनशिप है, नॉट ओनली पेरेंट्स, अगर आप किसी बच्चे के गार्जियन से तो भी आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप राइट टू एजुकेशन उस बच्चे को दें। स्टेट भी बात है और उसका गार्जियन भी बात है, अगर आप पढ़ाते नहीं है तो आप भी दोषी हैं, यानी कि उसके अधिकार के हनन में अपने घर में अपने नीचे पढ़ने वाले बच्चों का अगर आप शिक्षा नहीं देते हैं तो आप भी उतने ही दोष के पाए। इसके अलावा हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें उसका विस्तृत नहीं है, पर अगर आप सिर्फ मूल संविधान में प्रस्तावना को समझ लीजिए, मौलिक अधिकार को समझ लीजिए, मौलिक कर्तव्य को ही समझ लीजिए और इतना ही समझ करके अगर आगे बढ़ेंगे तो इस संविधान की पूर्ण सफलता होगी। और किसी भी संविधान की सफलता सिर्फ उसमें किताबों में छपे हुए शब्द नहीं होते हैं, उसको पालन करने वाले नागरिक होते हैं। यदि वो नागरिक अच्छे से उसको काम नहीं कर रहे हैं, अगर उसका पालन नहीं कर रहे हैं या उसमें वर्णित प्रावधानों के तहत अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करते हैं तो कोई भी रास्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।